हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। मेरा नाम है रवि रंजन। दोस्तों, इससे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बिहार पुलिस के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी श्रृंखला में मैंने कुल मिलाकर के 200 जीके के प्रश्न और स्पेशली मैंने 50 क्वेश्चन लिए थे हम साइंस के। अगर डिस्कशन देखा जाए तो लगभग 250-300 क्वेश्चन हमने डिस्कशन के जरिए उसका किया है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, उसने जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उस वीडियो को एक बार आप निश्चित रूप से देख करके एग्जाम में जाइए, आपको निश्चित रूप से मदद मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा चैप्टर तो हम कवर नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि हिंदी अपने आप में एक मिस्ट्री सब्जेक्ट है और उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं तो बहुत ज़्यादा भी कठिन नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें होती, फैक्चुअल चीज़ जो होती है वो एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें से आप जितने भी प्रश्न आप जो ये देख रहे हैं कि हिंदी का प्रथम कहानी कब कौन सा था, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं फैक्चुअल टाइप के, वो सभी प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस का दिया हुआ है लिंक, आप कम से कम साइंस वीडियो को निश्चित रूप से देख करके जाएँ, आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये सब देखिए मेरा हैंड रिटन नोट्स ही है, तो टाइपिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बता दूं कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, या आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का क्या नाम था, तो वो उनका नाम था आशापूर्णा देवी। देखिए, ये तो रही बात महिला की। अगर पुरुष में बात किया जाए तो जी शंकर कुरूप, ये जो थे मलयालम के। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जी शंकर कुरूप किस भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा मलयालम। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहते हैं, तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न देखने वाले हैं, हम अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था सबसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन को, और सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है यह साहित्य के क्षेत्र में, और यह प्रारंभ हुआ था सन 1991 से। तो यहाँ से इतने प्रश्न बन गए कि सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। पहले भारतीय विजेता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 4 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई के जो प्रत्येक चरण में है इसमें 16 मात्राएं होती है। क्वेश्चन 5 है, छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो भी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सब मैंने क्वेश्चन बैंक से ही कलेक्ट करने का प्रयास किया है। तो छंद के कितने प्रकार हैं, तो छंद के कुल रूप से 3 प्रकार हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। हालांकि ये तीनों भेद ना पूछ करके आपको केवल पूछा जाएगा संख्या, उसका डाटा पूछ लिया जाता है कितने होते हैं, नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हिंदी साहित्य में गणों की संख्या कितनी है। तो हिंदी साहित्य में जो गणों की संख्या है वो है 8। इसके लिए एक ट्रिक है, यो माता राजभवन सलगा। क्या याद कीजिएगा, यो माता राजभवन सलगा। तो ये जो है गणों की संख्या है, तो यो का मतलब हुआ योगन, मगन। इस प्रकार की जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं उसे पता होगा, या फिर ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा। हालांकि इंटर स्तर में ये सब नहीं आता है, तो लेकिन ये फैक्चुअल बातें हैं, इसे जान लेना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 7 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और देखिए बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है, तो मूल रूप से अस्थाई भाव की जो संख्या है वह 9 है, लेकिन 2 और मिला देने पर 11 है। 2 कौन सा मिलाया गया है, तो वात्सल्य और भगवान विषय रति। मतलब कि स्थायी भाव की कुल संख्या तो 9 ही है, लेकिन 2 अतिरिक्त जब मिला दिया गया है, वात्सल्य और भगवत विषय रति। रति का मतलब होता है ईश्वर विषयक प्रेम को रति कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या है 33। वही रस कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर जनरल आपसे पूछ लिया जाए कि रस के कितने प्रकार हैं, तो 9 है। और 9वां रस कौन सा है, तो शांत रस। याद कीजिएगा कि रस के प्रकार है 9, और 9वां कौन सा है, शांत है। और भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। इन्होंने 8वां रस किसे माना, अद्भुत रस। अद्भुत रस के बाद उन्होंने कोई भी रस को नहीं माना। तो अब देखिए यहाँ पे रस को याद कीजिए और गण को याद कीजिए। रस और गण दोनों लगभग 8 ही हैं, लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए अस्थाई भाव की संख्या निर्भर करता है रसों की संख्या पे, यही रस का जो भाव होता है इसी पर निर्भर करता है स्थायी भाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। अब
कि किस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, मतलब सभी रस का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अब देखिए हम यहाँ पे रस और कुछ अस्थाई भाव लिखे हैं। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पूछेगा तो रति या प्रेम। वीर रस, वीर में क्या होता है? उत्साह रहेगा। तो वीर रस में रस का जो अस्थाई भाव है वह क्या है? उत्साह है। वहीं क्रोध का उत्साह क्या होता है? क्रोध, रौद्र रस जो होता है, क्रोध का मतलब कि रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है वो है क्रोध। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है वो है जुगुप्सा और घृणा। जुगुप्सा कहिए या घृणा कहिए। शांत रस का क्या है? शम या निर्वेद। शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो शम या निर्वेद है। करुण रस का क्या है? शोक है। अगर हास्य रस का पूछा जाए तो हास्य है। यहाँ पे हमने 5-6 ही लेने का प्रयास किया है, क्योंकि जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को कलेक्ट यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी के प्रथम गीतकार और अवहट के प्रथम प्रयोगकर्ता का क्या नाम है? तो उनका नाम क्या है? विद्यापति। देखिए ये बिहार के दरभंगा के बिस्पी ग्राम से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हो सकता है यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, और इनकी 3 प्रमुख कृति थी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भी एक अच्छा है, तो 3 मुख्य रूप से इसे पताका पताका करके होगा। तो ये देखिएगा कि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदी का पहला उपन्यास जो है यह परीक्षा गुरु है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। और इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लाला श्री निवास दास। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी का प्रथम पत्रिका का क्या नाम है? तो हिंदी के जो प्रथम पत्रिका है इसका नाम क्या है? उदंत मार्तंड, और यह 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? देखिए हिंदी साहित्य के बारे में पूछा गया कि पहला रचना कौन सा है, इसमें कुछ भी फरकिट करके नहीं पूछा गया क्या है नहीं है। तो हिंदी साहित्य की जो पहली रचना है वह है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदबर दाई। देखिए चंदबर दाई जो है इनके रचनाकार हैं, और रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। और हिंदी साहित्य का जो पहला महाकाव्य है वह भी यही है। हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला महाकाव्य है वो यही है, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास था वो था प्रेमा। तो यहाँ देखिए प्रेमचंद के बारे में 3-4 प्रश्न हम देखेंगे। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है। प्रथम कहानी इसकी कौन सी थी? पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की जो पहली कहानी थी कौन सी है? पंच परमेश्वर। और अगर उपन्यास पूछा जाए तो प्रेमा। अगर यह पूछा जाए कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास जो था जो अधूरा रह गया, मतलब उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो मतलब तो ये मंगलसूत्र जो रहा उसका अधूरा ही रह गया। तो हालांकि अधूरा नहीं रहा, उसको पूरा करने का काम किया उनके पुत्र अमृत राय ने। तो फिर भी कंटेंट में तो कुछ इधर उधर तो रहा ही होगा। खैर मैं इस बात की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो मैंने बताया कि प्रेमचंद का अधूरा जो उपन्यास रहा था वो मंगलसूत्र है, और इसको पूरा किया था उसके पुत्र अमृत राय ने। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? देखिए प्रश्न बहुत दिक्कत हो जाता है, कभी किसी को लगेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसको ध्यान से देख लीजिए कि द्विवेदी युग का जो सबसे पहला नामकरण किया गया था किसके नाम पर? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अब हम देखते हैं कुछ उपनाम, बहुत ही अच्छे अच्छे उपनाम है, पढ़ने में भी मजा आएगा और सुनने में भी तो मजा आएगा ही। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकृति में के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। प्रकृति का जो सुकुमार कवि है किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। याद रखिए कि सुमित्रानंदन पंत छायावाद में भी इनका नाम आता है। मूल रूप से छायावाद में 4 ही लेखक हैं, प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा। तो यही है, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला का मतलब है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें की महाप्राण उपाधि दी गई है। ठीक है, प्रसाद, निराला हम देख लिए। पंत का मतलब हुआ सुमित्रानंदन पंत जी, और वर्मा का मतलब हुआ महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक ना। तो इतना प्रश्न यहाँ से हमने देखा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बने। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
हिंदी साहित्य के किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो याद रखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है और इन्हें कलम के सिपाही भी कहा जाता है और कलम का मजदूर भी कहा जाता है। याद रखिए कि कलम के जादूगर नहीं, कलम के जादूगर कोई और है। वो कौन है? तो रामवृक्ष वेणीपुरी है। तो चलिए हम वो भी देखेंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्रश्न का कंटेंट यहाँ पे जमा है, बहुत ज्यादा प्रश्न देखने वाले, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वह भी स्वयंभू को ही। तो स्वयंभू को क्या सब नाम दिया गया? हिंदी का आदि कवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वैसे भी रोमांचकारी प्रश्न होता है हिंदी में। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज या वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, आधुनिक युग की मीरा, तो हमने बता दिया कि महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की तो ऐसी बहुत ही अनुपम सी कृति है। आपको पता होगा कि इनकी एक रचना थी, इन्होंने एक लाइन लिखा था कि कौन आया था न जाने स्वप्न में मुझको जगाने, याद में उन उंगलियों के मुझको हैं उम्र भर बिताने। तो इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो मुझे भी याद है और काफ़ी मुझे पसंद है इनकी लाइन। तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन है, हिंदी गजलों का राजकुमार किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को। हिंदी गजलों का राजकुमार किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को ही कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा इनका एक गज़ल है जो मैं भी जनरली दोहराते रहता हूँ। वो कुछ इस प्रकार से है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो है हिंदी गजल का राजकुमार दुष्यंत कुमार की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कलम का जादूगर। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो रामवृक्ष वेणीपुरी को। यहाँ से देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है उत्पन्न कि कलम का जादूगर कहा जा रहा है तो रामवृक्ष वेणीपुरी होगा, अगर कलम के सिपाही कहा जाता तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 30 है, कलम का, देखिए कलम का सिपाही या कलम का मजदूर, या पूछा जाए कि भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। याद रखिए हिंदी जो है राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बीजी खैर। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि अगर उच्चारण के आधार पे पूछा जाए तो 10 होगा, अगर कुल पूछा जाए तो 11 या 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 ही आपको जनरली देना है, उच्चारण के आधार पे 10, अन्यथा आपको 11 देना है। 11 किस आधार पे? तो लेखन के आधार पे, अन्यथा आप 13 देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो परंपरागत रूप से जो व्यंजनों की संख्या है वो है 33। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो है 4 हैं, वो है कौन? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगुणित व्यंजन पूछा जाता है तो द्विगुणित व्यंजन जो है ये ट वर्ग में जो आता है ट, ठ, ड, ढ और अ, तो इसमें ड और ढ दो तरह से लिखे जाते हैं, इसलिए इसे द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। इन्हीं दो के कारण, और ये 4 4 3 7 बढ़ गए, किसमें? यही 7 बढ़ने के कारण यहाँ पे 39 वर्णों की संख्या हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और रहा भी होगा। तो अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही आप लोग का एग्जाम होता है खत्म
तो और आप लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे चैनल पे आकर के कमेंट करके हमें निश्चित रूप से बताइए कि आपको मेरे प्रश्नों में से कितने प्रश्न आए थे देखने को मिले और किस टाइप का क्वेश्चन है। मुझे भी इंतजार रहेगा आप लोगों के क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है आप लोग का जब एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग मुझे भी कमेंट करके बताएंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा या फिर अपना नंबर दे दूंगा, क्योंकि वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्या है नंबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप लिंक व्हाट्सअप नंबर होगा, कुछ घंटों के लिए मैं दूंगा, आप वहाँ से ले करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक।